अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस को इंशाल्लाह अब हम गो थ्रू करते हैं इन अ नटशेल। देखना है कि इसके अंदर ये पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस जितने भी हमारे बहन भाई रेंट पे हैं वो एज ए या लैंडलॉर्ड हैं तो उनके लिए ये लॉ बनाया गया। ये लॉ कब बना और कैसे बना, इससे पहले कौन से लॉ थे ये सबको पता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पहले एक अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस हुआ करता था 1959 का। उसके बाद वो रिपील हुआ तो एक ऑर्डिनेंस आया, उसे पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस कहा जाता था। वो 2007 में आया। फिर ये लॉ अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है इसको उस लॉ को एक्ट बना दिया गया, तो वो एक्ट है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मसलन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ टेनेंसी की बातें होती हैं कि जब एक बंदे ने किराए पे घर लेना है तो कैसे लेना है, और अगर एक बंदे ने देना है तो कैसे देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हर शख्स जो घर लेने जाए वो भी इस बात को मद्देनजर रखे जो बातें मैं बताने लगा हूं, और जिसने देना है वो भी इन बातों को मद्देनजर रखे। क्योंकि 2009 के एक्ट के बाद जो ओरल टेनेंसीज थी वो खत्म हो गई। जुबानी आजकल कोई भी ऐसा काम जुबानी आप किसी को किराए पे देते हैं तो वो ये लॉ मना करता है। दूसरी बात, अगर आप कर लेते हैं और किया हुआ था, ये लॉ ने कहा 2 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर कराओ, तो वो रेंट रजिस्ट्रार होता है। क्या होता है? रेंट रजिस्ट्रार। तो रेंट रजिस्ट्रार जो होता है उसके पास आपने अपना क्या करना होता है, रेंट को रजिस्टर करवाना होता है। वाल्व इसके अंदर सेक्शन 17 है इसका, उसके अंदर देखना होता है। रेंट रजिस्ट्रार हर इलाके के अंदर उन्होंने बनाया होता है, जिसके बाद रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करा सकते हैं, सेल एग्रीमेंट और कोई भी एग्रीमेंट रजिस्टर करवाया जा सकता है। ठीक है। अब उससे पहले आपने देखता होता है टेनेंसी क्या होती है। क्या होती है टेनेंसी? क्या है टेनेंसी? एग्रीमेंट क्या है? अब टेनेंसी एग्रीमेंट वो है जो टेनेंट, क्या वर्ड है, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड आपस में जो मुआयदा करते हैं, जो अग्रीमेंट लिखते हैं, वो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है। ठीक है। अब इस मुआयदे के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर लिखना क्या चाहिए, ये मेरे पूरे प्रॉपर लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको ये देखना क्या है कि पहली बात ओरल खत्म हो गया, अब रिटर्न ही लिखना है। लिखना क्या है, कंटेंट्स क्या होंगे, जर्नैलिटी के बेस पे हैं। आप ईच एंड एवरीथिंग आप लिखते हो, अपने जो पर्टिकुलर्स हैं दोनों के, टेनेंट के, लैंडलॉर्ड के, कंप्लीट नाम, पेरेंटेज, रेजिडेंस, वो सब कुछ लिखना है। फिर पर्पस ऑफ टेनेंसी क्या है, रेजिडेंशियल है, ऑफिस है, व्हाटएवर जो भी करना है वो मेंशन होगा। फिर उसके अंदर आपने देखना होता है कि एक बात होती है कि रेंट मैं जो ले रहा हूं रेंट कितने पे ले रहा हूं। फिर प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, मतलब मैं घर ले रहा हूं ग्राउंड फ्लोर, मैं ले रहा हूं फर्स्ट फ्लोर, मैं ले रहा हूं लाहौर के किसी हिस्से में, कराची के किसी, क्योंकि ये पंजाब है तो मैं लाहौर की बात करूंगा, या जो कसूर या कहीं भी जो आपके पंजाब के इलाके हैं वहां की। फिर लिखना है वो रेंट की कितनी अमाउंट होगी, फिर कब कब देना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तारीख तक देना है। अगर ये नहीं लिखा, ये इसके अंदर एक्सेप्शन दी गई है, अगर ये नहीं लिखा तो ये लिखना जरूरी नहीं भी था, तो हर महीना जो आएगा, जो गुजर गया, उसकी 10 तारीख तक देना लाजमी होगा। 10th जो नेक्स्ट मंथ की होगी उस तक देना लाजमी होगा। फिर मोड्स ऑफ पेमेंट है, किस मोड के जरिए, आपने बैंक के जरिए, चलो कैश देना है, आपने बैंक में देना है, आपने प्रोनोट देना, कुछ भी देना, व्हाटएवर, वो आपने लिखना है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर्स हैं जो आपने। अब हाँ, एडवांस रेंट की बात होती, वो कितना, सिक्योरिटी कितनी। अब एक चीज होती पगड़ी, पगड़ी गुडविल जो आपकी होती है वो भी जरूरी होती है। ये आपने डेफिनेशन क्लॉज में देखना है कि पगड़ी क्या होती है। पगड़ी एक खास चीज होती है जो आपको गुडविल के तौर पर हर दफा रिन्यूअल ऑफ टेनेंसी पे देनी होगी और वो रिटर्नेबल नहीं है।
एडवांस रेंट आपका क्या होता है, वापस हो जाता है। एडवांस रेंट एडजस्ट भी हो सकता है बट पगड़ी एडजस्ट नहीं होगी, याद रखिए। फिर इसके साथ हम नेक्स्ट करते हैं किन बातों को कि अब देखें, दो बंदे घर किराए पे ले रहे हैं तो वो किस तरह ले रहे हैं, हर एक की क्या होगी, ऑब्लिगेशन होगी। क्या होगी, ऑब्लिगेशन होगी, जिम्मेदारियां होगी, इसकी अपनी इसकी अपनी। तो जब जो देने वाला है वो घर उसको सही सलामत दे, पेंट शेंट करवा के दे, वियर टीयर है उसको ठीक करके दे, उसे कहते हैं हैबिटेबल कंडीशन में दे, रहने के काबिल हो, ठीक है। फिर जो टेनेंट होता है ना जी, टेनेंट कभी भी टैक्सेस जो होते हैं वो देने का पाबंद नहीं होता, वो सिर्फ रेंट और यूटिलिटीज का पाबंद होता है। वो किस चीज का पाबंद होता है, रेंट देने और यूटिलिटीज, लाइक गैस का बिल, पानी का बिल, ये बिल्स देना उसने देने होते हैं, बाकी कोई चीज टेनेंट ने नहीं देनी होती। टैक्स वगैरह वो क्या है, मालिक मकान के काम है। फिर अगर मालिक मकान ने आना है तो वो डायरेक्ट घर नहीं आ सकता, वो पहले इजाजत लेगा एंटर होने से पहले। अगर उसने इंस्पेक्ट वगैरह करना है तो वो क्या करेगा, इजाजत लेगा, ठीक है। ये बातें हैं। फिर उसका जो अमेनिटीज यूज कर रहा है, यूटिलिटीज, वो बिना उनके कहे काट नहीं सकता। ये बेसिक नेसेसिटी है। इसको इवन दो हमारे मुल्क में तो मीटर कट जाते हैं, लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट्स में देखें, दिस इज क्या है, ये वो फंडामेंटल राइट है जो कभी कोई गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, बेसिक नेसेसिटी है। इसे कहते हैं लाइफ है, लिबर्टी है, पानी, गैस, बिजली, ठीक है। लेकिन हम इसको नहीं वो देखते। खैर, ये चीजें देने के बाद अब आपने टेनेंट की तरफ आए तो टेनेंट की क्या है, टेनेंट उसको कंप्लाई विद करेगा, जिस पर्पज के लिए यूज करेगा, हमसायों को तंग नहीं करेगा, कभी इसने आना है चेक वेक करने तो उसको चेक करने देगा। ये सारी बातें इसके अंदर हैं। और अगर इनमें से कोई भी अपनी ऑब्लिगेशन नहीं पूरी करता तो दूसरा बंदा उसको नोटिस देगा और वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करवाएगा। अगर जो है ना ये नहीं कर रहा लैंडलॉर्ड, मतलब टैक्स आया हुआ है और टैक्स वाले आ रहे हैं घर को सील करने, तो ये टेनेंट जा सकता है कहां, कोर्ट में। ये कोर्ट का प्रोसीजर मैं बताता हूं कि टेनेंट जा सकता है कोर्ट में कि भाई ये बंदा नहीं दे रहा, तो कोर्ट ये कह सकती है कि भाई तुम दे दो, तो अपने उस रेंट में से एडजस्ट कर लेना, मिन्हा करते रहना, दे दो ये चीज। और अगर लैंड टेनेंट कोई बात गलत कर रहा है, उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा, न्यूसेंस पैदा कर रहा है, तो ये टेन जो है लैंडलॉर्ड वो क्या कर सकता है, उसको एविक्ट कर सकता है, उसको नोटिस देगा और उसको एविक्शन करवा लेगा। अब बात आती है एविक्शन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एविक्शन। अब एक और बात रह गई थी कि टेनेंट जो रेंट, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है, ये लागू किस पे होता है, उसने कहा ये बिल्डिंग पे। और बिल्डिंग में क्या आएगा, वो इसके अंदर बिल्डिंग में वो बिल्डिंग, वो वेयर हाउस, वो ओपन हाउस जो लेट आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हॉस्टल्स, बोर्डिंग हाउसेस ये नहीं आते, और ये एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक और अब बात आती है प्रोसीजर की। हम आते हैं अब किस बात पे, प्रोसीजर पे। तो प्रोसीजर क्या है इसका, मैं वो बताता हूं। प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि इसके जज स्पेशल जज होते हैं। स्पेशल जज, उसको रेंट का नाम दिया गया है। क्या कहा गया है, स्पेशल जज रेंट। अब ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। हाई कोर्ट उस जजेस को अपॉइंट करती है, और एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा होंगे तो उसमें से एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज बनाया जाएगा और बाकियों को वो उस केस इंटरेस्ट करेगा, ठीक है। बात आती है फाइलिंग की। तो फाइल क्या होगी, एप्लीकेशन। क्या फाइल होगी, एप्लीकेशन। ये सेक्शन 19 है, ठीक है। बाकी सारी बातें इससे पहले वाली मैंने की। सेक्शन 19 के तहत फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी। क्या होगी, कोई भी एप्लीकेशन फाइल करनी इस सेक्शन 19 के तहत फाइल करनी है। मॉड्स क्योंकि इसके अंदर बताया मैंने, ये फाइल होनी है बिफोर रेंट रजिस्टर, रेंट ट्राइब्यूनल, बिफोर ट्राइब्यूनल जो है ना, स्पेशल ट्राइब्यूनल रेंट का नाम, उसका नाम क्या है, स्पेशल ट्राइब्यूनल रेंट। अब वो
एप्लीकेशन फाइल होगी किन सूरतों में, उसने कहा जैसे कि पहले स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखने हैं, क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, जैसे हम प्लेट लिखते हैं, फिर इसे कंसाइज स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर जो इशू है, क्या इशू बना हुआ है, वो इशू लिखना है, ठीक है। ये लिखकर आपने क्या करना है, फिर जो पोजेशन में डॉक्यूमेंट है, डेफिनेटली हर एक के पास किरायानामा ही होगा ना, या कोई और बिल शिल नहीं पे कर रहा, या कुछ ऐसा, या रेंट नहीं दे रहा, तो वो सारी चीजें आपने उस पोजेशन में वो लगानी है, ठीक है। वो साथ लगाने के बाद आपकी फाइल एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। फाइल के बाद आप किसी के, और इसके अंदर एक और बात, जो एविक्शन का है ना, एविक्शन, अब ये एविक्शन हमेशा सेक्शन 15 के तहत होती है, किसके तहत होती है, सेक्शन 15 के तहत, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एविक्शन पिटीशन ही आती हैं और बहुत कम आती हैं। एविक्शन पिटीशन का तरीकाकार एप्लीकेशन इसी के तहत आएगी, लेकिन तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा कि लैंडलॉर्ड क्या करेगा, क्योंकि एविक्ट हमेशा लैंडलॉर्ड नहीं करना होता है, वो अपना साथ क्या लगाएगा, एफिडेविट अपना भी और साथ में 2 विटनेसेस का भी, ठीक है, वो एफिडेविट लगाएंगे, वो कॉपीज उसकी लगेंगी साथ, ठीक है। ये चीज एविक्शन के साथ लगेगी। उसके बाद जब एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है, सेक्शन 19 के तहत, तो फिर सेक्शन 21 आता है, जिसको वो कहते हैं अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। जैसे कि हमने सीपीसी में पढ़ा था ऑर्डर 9 में, लेकिन मैं सीपीसी की बात यहां इसलिए नहीं कर रहा कि सेक्शन 34 इसका, इस मौजूदा लॉ का क्या कहता है कि ना सीपीसी अप्लाई होगी इस पे, ना कानून शहादत अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि स्पेशल लॉ है, इसने प्रोसीजर अपना दे दिया है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर 34 में मना कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक एक्सेप्शन वो आगे जाके आ जाएगी, जैसे उधर भी कि जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए। और फिर रेंट ट्राइब्यूनल कौन सी पावर इस्तेमाल करेगा, सिविल जज वाली सारी पावर्स कौन इस्तेमाल करेगा, रेंट ट्राइब्यूनल। और रेंट ट्राइब्यूनल वो कौन सकता है, उसने कहा मैजिस्ट्रेट हो सकता है या सिविल जज हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। अच्छा, फिर अपीयरेंस ऑफ पार्टी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। बात यह है कि फाइल हो गई, इसके बाद नोटिस किए जाते हैं, दूसरी पार्टी को कहा जाता है कि 10 दिन, कितने, 10 डेज, ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर क्या करो, रिटन स्टेटमेंट फाइल करो। मतलब आप आके उसे कहते हैं लीव टू कंटेस्ट या लीव टू डिफेंड, लीव टू कंटेस्ट फाइल करो। वो नहीं आता किसी बिना पर, तो कोर्ट क्या करेगी, सेकंड वो समझते कि यार नोटिस नहीं जा रहे, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, मॉडर्न तरीकेकार यूज करेगी, जो हम ऑर्डर 5 के अंदर देखते थे, ऑर्डर 5 रूल 20 था ना, तो यहां पे इसी सेक्शन 21 के तहत ही आएगा, 21(2) में वो कहेगा फिक्सेशन करो, वो कहेगा प्रेस में छापो, वो कहेगा इसको क्या करो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलाओ, अखबार इश्तिहार, चस्पांदगी, ये सारी बातें, कॉन्स्पिशियस पार्ट जो भी होंगे वहां पे ये लगा दो, ताकि उसकी हाजिरी को क्या किया जाए, जो है हर हाल में मुमकिन बनाया जाए। और अगर नहीं आता तो फिर एक्स पार्टी फैसला करेगी, और सपोज एक्स पार्टी हो जाता है, उसके बाद वो आता है, तो वो फिर क्या करेगा बंदा, एक्स पार्टी के बाद आकर क्या करेगा, 10 दिन के अंदर, जिस दिन उसको पता चल गया, फिर भी 10 दिन के अंदर वो आके लीव टू कंटेस्ट देगा और कोर्ट फिर उसको अलाउ करेगी, ठीक है। अब सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 जिसको कहते हैं लीव टू कंटेस्ट, ठीक है। वो नॉन प्रोसिक्यूशन की बेस पर भी तो डिसमिस होता है ना, हाँ डिसमिस पर, हाँ ये एक बात रहेगी, डिसमिस पर अगर नॉन प्रोसिक्यूशन, अब ये दोनों पार्टी अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, तो कॉन्सिक्वेंस अगर मैंने अप्लाई किया था, मैंने एप्लीकेशन दी थी और मैं ही पार्टी नहीं आता, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन डीएनपी हो जाती है, डिसमिस पर नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाती है। जैसे वहां पे जो आपका 9(2) और 9(3) था, तो यहाँ 9(4) में वो अप्लाई करता है, तो इस तरह यहाँ पे 9(7) और 9(8) है, 21(7) और 8 की बात करता है। उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई डीएनपी हो गई तो फिर क्या होगा, वो 30 दिन के अंदर अंदर रिस्टोर करवा सकता है, अपनी उस बहाल करवा सकता है, दरखास्त बहाली कहते हैं, वो बहाली दे सकता है, ठीक है, रेस्टोरेशन दे सकता है। फिर लीव टू कंटेस्ट सेक्शन 22 में वो कहता है
लीव टू कंटेस्ट जो है वो 10 दिन के अंदर देनी है, जिस दिन वो आएगा उस दिन से 10 दिन के अंदर देनी है, और ये रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में देनी है। क्या देनी है? रिटन रिप्लाई की फॉर्म में देनी है। और इसी रिटन रिप्लाई का अब लीव टू कंटेस्ट का फैसला कोर्ट 15 दिन के अंदर करेगी। कितने दिन में? 15 दिन में। फिर इसके बाद सेक्शन 23 है जो बताता है रिटन रिप्लाई को। तो रिटन रिप्लाई वो कहता है जो लीव टू कंटेस्ट हो गई, अगर अलाउ हो गई तो वो क्या हो जाएगा? ट्रीटेड एज रिटन रिप्लाई। ठीक है। उसके बाद 24 के अंदर अगर आप मिसलीनियस कोई एप्लीकेशन, मतलब ड्यूरिंग पेंडेंसी केस चल रहा है, तो आपने डिपॉजिट करवाना है, कराया, या तो वो कैसे करवाना कहता है, वो एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट अलाउ करेगी, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 25 के तहत रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होती है। क्या होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैसी होती है वो उसने तरीकाकार बताया हुआ है। वही जैसे किसमें बताया हुआ था? फैमिली में, कि एफिडेविट्स के जरिए आ सकती है। ठीक है। फिर एफिडेविट्स के जरिए क्या होगा? आ गया, फिर वो उसको क्रॉस एग्जामिन होगा बंदा, फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पार्टी रिक्वेस्ट पार्टी आएगी, प्रोडक्शन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो करेगा, और फिर कोर्ट क्या करेगी? उसको 2 से ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रॉस एग्जामिनेशन की नहीं देगी, और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सफिशिएंट कॉज देकर अगर उससे ज्यादा एडजमेंट वो चाहता है तो क्या करेगा? एडजमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सफिशिएंट कॉज देता है तो एडजमेंट मिल सकती है। और फिर क्या होगा? रिकॉर्डिंग के बाद आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे। अब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इसके अंदर याद रखिए सेक्शन 25 में फाइनल ऑर्डर पास होता है। क्या होता है? फाइनल ऑर्डर। ये याद रखिए, इसके अंदर डिक्री नहीं होती, ऑर्डर पास होता है। फाइनल ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, फाइनल ऑर्डर पास होता है। ऑर्डर तो हर एक ऑर्डर होता है। इसके रेंट ट्राइब्यूनल जो पास करता है वो क्या होता है? फाइनल ऑर्डर पास करता है। और फाइनल ऑर्डर पास करने के बाद आप अगर अग्रीव्ड हैं, ठीक है, और ये एक और बात कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है कितने दिन में डिसाइड होनी चाहिए? 4 मंथ्स के अंदर। कितने में? 4 मंथ्स। मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 26 कह रहा। ठीक है। कौन कह रहा है? सेक्शन 27 कह रहा है। ठीक है। और सेक्शन 28 में क्या फाइल होती है? अपील फाइल होती है। उसने कहा अपील फाइल होनी है कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। ठीक है। और किसके पास होनी है? फोरम क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके पास फाइल होनी है। और ये इन लिमिनी भी खारिज हो सकती है विदाउट नोटिस टू अदर पार्टी, और उसको स्टे भी ग्रांट कर सकता है, और मतलब पुराने ऑर्डर को सस्पेंड भी कर सकता है। और इसकी डिस्पोजल कितने दिन में होगी? 2 महीने के अंदर अंदर। तो ये है। बाकी मिसलीनियस चीजें हैं इसके अंदर। मिसलीनियस में जैसे कि ट्रांसफर हो सकता है, और अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई है तो वो क्या करेगा? उसको कहेगा कि वो न्यू ओनर जो है वो नोटिस भेजेगा। ये याद, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने ओनरशिप चेंज हुई तो जो नया ओनर है प्रेमिसेस का, वो ट्रांसफर के बाद न्यू ओनर क्या है? शैल सेंड अ रिटन नोटिस, ठीक है, इंटीमेशन टू ट्रांसफर, और रजिस्टर पोस्ट के जरिए या कुरियर के जरिए टेनेंट को, और अप्लाई करेगा किसको? रेंट रजिस्ट्रार को, कि मेरा नाम जनाब एज ए लैंडलॉर्ड प्रेमिसेस का लिखो। ये पिछले 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। क्या वो आपसे आपकी ओनरशिप मांग सकता है? तो आंसर इज यस, वो मांगेगा, क्योंकि आपने जाके अप्लाई करना है, तो ओनरशिप मांगने के बाद ही आपका नाम चेंज करेगा ना। तो ये 2022 के पेपर में आया हुआ था। ठीक है। नहीं, टेनेंट हो या आप टेनेंट वही है, लैंडलॉर्ड कोई और बन गया तो जो टेनेंट बैठे हैं उसको इंटीमेट तो मैंने करना है ना कि मैं मालिक बन गया। ठीक है। तो वो सेक्शन 30 है उसके जैद होगा। और 31 के तहत आपकी मशहूरे जमाना एग्जीक्यूशन है, इन्फोर्समेंट है। क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ क्या होती है? फाइनल ऑर्डर या ऑर्डर्स।
अब एग्जीक्यूशन या इन्फोर्समेंट, इसको एग्जीक्यूशन ही उसने लिखा है तो आप एग्जीक्यूशन ही लिखें। एग्जीक्यूशन ऑफ ये 31 के अंदर, किसके अंदर है? 31 के अंदर। तो वो अब उसने कहा एग्जीक्यूट करवाना है ऑर्डर, डिक्टो जैसे कि सिविल कोड करवाती है वैसे ये करवाएंगे। फिर आगे बात इंडेमनिटी वाली बात और बाकी बातें, रिपील वाली बात मैंने पहले कर दी। तो ये टोटल ओवरव्यू था किसका, आपका रेंटेड प्रेमिसेस का। होप सो समझ आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ये सिविल जज का टोटल सिलेबस हम इसी तरह कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।